ठीक है, माइक भी कोड की हाँ ये पॉकेट में से चीजें निकल सकती कोड आदमी अगर पढ़ने और वहाँ चांस लाने में बड़े कागज छोड़ कुछ गाड़ी जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन के यूजर्स को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? खूबसूरत हो गया। कल कुछ रोमांचक सी बातें की थी हमने। कंपटीशन एक्ट पढ़ा था। तीनों चैप्टर्स में से तीसरा चैप्टर जो कि बाकियों से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक पोर्शन लॉजिकल है, एक पोर्शन थोड़ा सा खुश्क है। आर्बिट्रेशन वाला थोड़ा सा खुश्क है, कंपटीशन वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप लिखी हुई चीज देखें और आपको रट्टा जब मारना पड़े तो आपको वो भी जरा खुश खुश सा लगेगा। सिस्टम की आवाज, सिस्टम की आवाज अब तो नहीं आ रही। वाह जी, तो फिर हम लोगों ने पहले समझा कंपटीशन कमीशन है क्या। हर मुल्क में कंपटीशन को फरोग देने वाली एक ऐसी अथॉरिटी जो चाहती है कि मुल्क के अंदर कंपटीशन की फिजा हमवार हो और कोई किसी का इस्तेहसाल ना कर सके। अल्टीमेटली इससे कंज्यूमर्स का फायदा होता है। कंज्यूमर्स का मतलब है मेजॉरिटी पब्लिक का फायदा होता है। मेजॉरिटी पब्लिक का फायदा मतलब गवर्नमेंट खुश होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में मोनोपोलीज ना बने, लोगों का इस्तेहसाल ना हो, एक फ्री कंपटीशन हो जिससे ज्यादातर बिजनेसेस को ग्रो करने का मौका मिले, जिससे कंज्यूमर्स को मुकाबले की वजह से अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सस्ते में मिले। पाकिस्तान में जो दायरा से देख रहे हैं वो सीसीपी हमने बात की थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कुछ अर्से पहले हमारे वजूद में आया और हमने कहा इसके पास काफी पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं कि इवन ये गवर्नमेंट की ही अथॉरिटीज तक को चैलेंज करके कह सकता है आपने सही नहीं किया। फिर आपके फेवरेट आईकेएफ के साथ इनका हमने ताल्लुक देखने की कोशिश की, उस पे आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई, आपको खुशी हुई कि आपके आईकेएफ से भी किसी ने बदला लिया। लेकिन फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की चालाकियां सुन के जो है वो आप जो है और ज्यादा मुतासिर हो गए। आपने कहा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बड़ी बखरी साइंस है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इतने अरसे से वो सारे केसेस फंसा के रखे हुए हैं और उनको किसी भी जगह पे नहीं जाने दिया। 2006-7 के आसपास ये बॉडी प्रॉपर तरीके से एक्टिव हुई थी। अब चक्कर ये है कि बस जिंदगी कितनी आसान हो गई है। पता है, मतलब पहले मैं पढ़ा रहा होता था ना तो मैं पहले पूरी हिस्ट्री देखता था, पीछे क्या हुआ, किताबें देखता था, फलाना फलाना। अब मेरे सामने नया नया लॉ आया होता है। 2007 में जब ये लॉ आया था कंपटीशन का तो मैं उस वक्त पढ़ा रहा था। तो अब मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि हाँ ये 2007 के आसपास आया है। अब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब कंपनीज एक्ट पूरा अपनी आंखों के सामने आया है, उसकी सारी चेंजेस अपनी आंखों के सामने आई हैं। तो अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं। खैर, हाँ तो मैं 2007 में भी पढ़ा रहा होता तो फाइनल को पढ़ाता था और खुद भी आर्टिकल्स में था। मैंने एफसीए का बोना है। मैं असल में बीच में आईकेएफ का मैं डिफॉल्टर भी रहा हूँ कुछ अर्से। अपनी तरफ से पेमेंट कर दी हुई थी, वहां पे रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो वो फिर बाद में नोटिस वगैरह आया तो मैंने कहा नहीं मैंने तो पेमेंट की भी है, मेरे कार्ड से पैसे भी निकले हुए हैं। उसी दिन मैंने 2 ट्रांजैक्शन की थी तो मैंने कहा वो कार्ड से भी पैसे निकले हुए हैं। पता लगा कि वेबसाइट की ग्लिच की वजह से वो मेरी पेमेंट पहुंची नहीं थी। तो 8-10 महीने उन्होंने मेरी वो खत्म कर दी। फिर इनका एक बड़ा जालमाना सा रूल है, वो कहते हैं जो फर्मों में जाएगा वो 5 साल बाद अपने आप को एफसीए करवा सकता है। जो टीचिंग में है या किसी और जगह उसको 10 साल लग जाएंगे अपने आप को एफसीए करने में। तो 8-10 महीने वो खा गए। अच्छा, जिस वक्त मैं सीए किया तो बस करके मैं बहुत मुतमईन था, जबकि उसके करने के बाद आपको एक फीस के साथ आईकेएफ को अप्लाई करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए। तो मैं बड़ा सुकून से था, मैं तकरीबन अपने से अगले बैच वालों के साथ रजिस्टर हुआ, क्योंकि बस सीए कर लिया। मतलब जरूरी थोड़ी कि नाम के साथ लिखा हुआ नजर आए तो आप बहुत खुश हो रहे हो। और मैं लगाता नहीं था, कॉलेज वाले लगा देते थे, आतिफ आफदी साहब एसीए और वो इस तरह से। तो मेरे से एक दफा आईकेएफ के एक सीनियर मेंबर ने पूछा कि आपके साथ एसीए लिखा हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो फिर मैंने कहा कि हाँ ये तो अब जरा गलत हो जाएगा, ये तो पब्लिकली नाम के साथ
तो एक तो मैं रजिस्टर लेट हुआ, फिर 7-8 महीने मेरी वो रजिस्ट्रेशन फंसी रही, तो अभी भी मेरे ख्याल में 3-1 साल रहते होंगे। हाँ, मैं यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एफसी होते हैं बाबे पुराने। तो अगेन मैं पढ़ा पहले सर, वो मैं आर्टिकल्स के जमाने से पढ़ा रहा हूँ, फिर मैंने एक पेपर 5 साल चलाया सुकून से, चलता रहा आराम से, जो है ना, वो पेपर भी चल रहा है, मेरी टीचिंग भी चल रही है, पेपर भी चल रहा है, टीचिंग चलती जा रही है, पेपर फिर भी चलता जा रहा है। तो वो मैंने बीएफडी का पेपर है, वो मैंने पढ़ाना नहीं था, तो मेरा था कभी ना कभी खुद ही से पास हो जाएगा, मैं क्यों टेंशन लूं, तो तसल्ली से ही पास हुआ। तो अगर कोई पूछे सीए कितने अरसे में किया, मैं कहता हूँ 10 साल में, 5 साल में बाकी सारे पेपर और 5 साल में वो एक पेपर। तो वो ये एक बड़ी मजेदार सी हमारी कहानी है। तो इसलिए सीए जो है वो, जो मैं 6 साल 7 साल की एज, 7 साल 6 साल के टेन्योर में कर सकता था, वो 10 साल पे चला गया। फिर कुछ मैंने रजिस्ट्रेशन अगले बैच के साथ कराई, कुछ दरमियान में 7-8 महीने पेंडिंग रहे, तो टाइम बढ़ता गया। अच्छा है जब तक एसीए लिखा हुआ है, जरा बंदा यंग यंग सा फील होता रहे। ठीक है जी। तो अब कंपटीशन को देखते याद आया कि ये तो कानून भी मेरे सामने आया है, तो मैं वाकई अब तो बहुत बुजुर्ग होता जा रहा हूँ कि मतलब अभी आपको मैं बताने लगा था 2007, फिर मैंने ये कहना था कि 14 साल पहले कानून आया था, फिर सोचा कि तो मतलब मेरे सामने ही आया था, मैं उस वक्त भी पढ़ा रहा था। ठीक है जी, मतलब ये जो है ना, वक्त भाग रहा है, बच्चे आ रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, हम वहीं खड़े हुए हैं। टीचर एक सीढ़ी होता है, वो अपनी जगह खड़ा रहता है, लोग उस पर सवार होके जाते हैं। ये पुराना टीचर होता था, आज के दौर का टीचर एक एक्सकलेटर होता है, वो जो मूविंग होता है, खुद भी ऊपर जा रहा होता है, लेकिन अगले चक्कर में दोबारा गोल घूम के आता है कि पीछे कोई रह तो नहीं गया, फिर उन बच्चों को ऊपर लेके जाता है, फिर आगे से। तो खैर ये एक अलग कहानी है। तो कंपटीशन कमीशन 2007 के आसपास फाल हुआ और इसने मुख्तलिफ तरह के काम किए और आईकेप भी इसके वन ऑफ द विक्टिम्स में था। फिर कंपटीशन ने बताया कि इनके जो मेन जो अगराजो मकासद हैं वो 4 हैं, 4 चीजों से ये पाकिस्तान में बचाना चाहते हैं। कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे, कोई एक डोमिनेंट पोजीशन में कोई एक है, कोई एक अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करते हुए, वो एक कंपनी हो सकती है, इदारा हो सकता है, इवन गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो सकती है, कोई एक अपनी पोजीशन को मिसयूज ना करे। नंबर 2, हमने कहा कुछ लोग मिलके ऐसे एग्रीमेंट ना कर लें जिससे मार्केट का कंपटीशन खराब हो। ये जो एग्रीमेंट्स है इसमें कम से कम 2 पार्टीज है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज। अल्फाज अक्सर मिलते जुलते मिलेंगे आपको दोनों जगह, लेकिन फर्क ये है कि एक जगह एक ही कर रहा है ऐसा, और एक जगह 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं मार्केट को खराब। तीसरी चीज, हमने कहा कोई ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जो लोगों को धोखा दें और कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से लोगों को हटा के आपकी प्रोडक्ट्स पे लेके आए ऑन द बेसिस ऑफ एनी फॉल्स थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एनी सच झूठ जो कि आपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाया। चौथी चीज, ऐसे मर्जर जिससे मार्केट का कंपटीशन साफ हो रहा हो, खराब हो रहा हो या ओवरऑल लेवल पे उससे नुकसान पहुंच सके, तो ऐसे मर्जर्स को या रोकेंगे या उसमें कुछ ऐसी शर्तें रख देंगे जिससे मुल्क का उतना ज्यादा नुकसान ना हो। मर्जर्स आपके सिलेबस में उन्होंने नहीं डिस्कस किया, बाकी 3 चीजों की चंद एग्जांपल्स दे दी और ये लिखा कि दीज आर एग्जांपल्स बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू दीज एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स हैं चंद। तो ऐसे में एक टिपिकल सवाल ये आ सकता है कि वो एक सिनेरियो से बनाएं कि एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान में मसला चल रहा है, बहुत सारे शुगर के लोग इकट्ठे होते हैं और मिलकर अजीबोगरीब से कुछ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं जिसकी वजह से अवाम को नुकसान होता है। तो आप जरा लिस्ट डाउन करें ऐसे कुछ एग्रीमेंट जो कि अवाम को नुकसान दे सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें रट्टे की तरफ जाना एक्सपेक्टेड है। सिनेरियो बनाएंगे तो वो एक सिचुएशन सी बताएं जिसके अंदर कुछ गलत हो रहा हो, वो कहेंगे क्या हो रहा है और बताओ इसके ऊपर किसी कानून ने कोई बात की है। तो जब आप देखेंगे कि एक इदारा अपनी पोजीशन को गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप कहेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है और यहाँ पे कंपटीशन कमीशन एक्शन लेगा। लेकिन मजे की बात है, बेचारे क्या सिनेरियो बनाएंगे इससे ज्यादा, क्योंकि सजा भी नहीं बताई क्या होगी, एक्शन कैसे लेंगे वो भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होती क्या है। तो इसकी नेचर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रट्टे वाला सवाल। ये 3 चैप्टर जो उन्होंने ऐड किए हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें से क्रैमिंग टाइप की चीजें हैं। सिनेरियो तो हमने भी बना ही डाला था मिड टर्म में, आप देखिए उन चैप्टर से सवाल आए हैं। उस एक चैप्टर जो था उसमें शामिल, उसमें हमने प्यारा सा सिनेरियो भी बनाया था। तो सिनेरियो तो बनाना कैपेबिलिटी है, वो तो कोई भी बना सकता है। कहने का मतलब है कि सिनेरियो बनाने के बाद भी मोस्टली आपसे जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो आपकी रिटेंशन है कि आपकी याददाश्त इतनी काम कर रही है।
फिर हमने एग्जांपल्स देखी थी, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की अच्छी खासी एग्जांपल्स देखी, एग्रीमेंट्स की एग्जांपल देखी, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस की एग्जांपल देखी। मैं नॉर्मली सीए फाइनल में, आप लोगों का भी उतना एक्सपोजर नहीं है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आर्टिकल्स में जाते हैं, आप देखते हैं पाकिस्तान में कंपनियां क्या कर रही हैं। तो सीए फाइनल में ये टॉपिक पढ़ाते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सारी लाइनें पढ़ें और बताएं इनमें से क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो बेचारा सारा पढ़ने के बाद कुछ नहीं बता पाते, कोई ऐसी एग्जांपल उन्हें नहीं पता होती जो यहाँ लिखी हुई और पाकिस्तान में ना हो रही हो। तो अगेन ये बात फिर मैं आपको हमेशा याद की तरह याद कराता चलूं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉ है, कि लॉ है और ऐसे है, लेकिन इस पे इतना दिल से यकीन नहीं कर लेना कि ये फॉलो भी हो रहा होगा। बस इस नियत से यकीन करना है कि पेपर में आप यकीन से लिखें कि कानून में ऐसा है, तो अप्लाई उस तरह से नहीं हो रहे। उसमें उन्होंने कुछ खतरनाक बातें की थी, पता नहीं वो कल सेंसर हुई थी या नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग में, नहीं आई ना। अरे वाह, जबरदस्त, बच्चा तो गया। अब आप लोगों से मैंने पूछने हैं आपके सवाल, फिजिकल वालों के सवाल, फिर ऑनलाइन वालों के सवालों की तरफ आएंगे। जी ये फिजिकल वाले भाई का एक फिजिकल सवाल, एक भाई ने कहा अगर हम एग्जांपल्स 2-3 याद रख लें, सारी ना याद ना रखें, 2-3 थोड़ा सा कम बन जाता है, आप 4 से 5 कहें तो मेरे दिल को भी जरा थोड़ा सा सुकून मिले। 4 से 5 याद करें, इनमें से अक्सर ऐसी हैं कि जो आप खुद से भी लिख सकते हैं, और चूंकि ये डेफिनेशन नहीं है तो थोड़े बहुत अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएंगे, चल जाएगा काम। जब डेफिनेशन आएगी वहां हम फंस जाएंगे, अदरवाइज आप एग्जांपल्स में 4 से 5 अगर याद कर लें तो इससे काफी हद तक काम चल जाएगा। जी अगर कोई इदारा है उसके पास जाते हैं, कहते हैं मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं, ठीक है, वो कहते हैं कि ये फिक्स प्राइस है, हम इससे कम में नहीं आपको मतलब के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम कहेंगे वो इदारा भी है, वो भी यही सर्विसेज कम में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो सर कहता है उन्हीं के पास चले जाओ, तो ये नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं आएगा। जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब यही है कि इसमें नहीं आएगा। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि मैं एक ही बंदे को एक ही प्रोडक्ट की प्राइस कुछ और बताऊं और उसी प्रोडक्ट की प्राइस किसी और बंदे को कुछ और बताऊं, अगर तो उसके पीछे वजह है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा आके कहता सर ये किताब कितने की है, मैं कहता हूँ जी 400 रुपए की किताब ले लो। कराची का एक बच्चा कहता सर किताब मुझे चाहिए कराची में, आप भिजवा देंगे, कितने की है, मैं कहूंगा 500 रुपए की। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिलीवर करके भिजवानी है, डिलीवर करने वाला मेरे से 120 रुपए ले लेगा, मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं, उसने ले लिए, को 10-15 रुपए बच्चे को डिस्काउंट मिल जाएगा, बच्चे को 500 रुपए में किताब पहुंच जाए। अब एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन मौजूद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। और अगर मेरे सामने एक बच्चा है सर किताब मैं कहूँ जी 400 रुपए की, दूसरा बच्चा है किताब मैं कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसने कहा नहीं सर मुझे फिर भी किताब चाहिए, अच्छा तुम 600 दोगे तो तुम्हें किताब मिलेगी, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी कि आप विदाउट एनी सॉलिड फुटिंग, विदाउट एनी रीजन आप ऐसा करें। हाँ, मार्केट में एक बंदा किताब 400 की दे रहा हो और एक बंदा वही किताब के ऊपर एक सुर्ख सा फीता लगा के और कह दे ये 2000 रुपए की है, ये गलत नहीं है, उसने वैल्यू बढ़ा दी, उसने सुर्ख कलर का फीता लगा दिया उसमें। आप लोग एमएफए में जब आएंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऐड कर दी जाती है। ये माइक पता है कितने का है? वो अंदाजा 18,000, लेकिन इनका वाला नहीं, ये शायद 5 या 5,500 का है। इसी शक्ल का इसी तरह का माइक कम से कम 10 क्वालिटीज में मौजूद है। मैं एक माइक अपनी ऑनलाइन क्लास में इस्तेमाल करता हूँ, वो 18,000 का है, वो शायद ब्लू समथिंग ऐसे करके, स्नो कुछ इस तरह से करके कोई कंपनी का नाम है, वो 18,000 का है। वो ब्रांड है उनका, वो कहते हैं कि हमारे आवाज की पिच की क्वालिटी ऐसे है कि आपने आवाज रिकॉर्ड की हुई है, उसके बाद आप आवाज को एक्सट्रैक्ट करें और उसमें से 2 लहरें आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में लेक्चर दूं और उसके बाद मैं उसमें से सिर्फ अपनी वॉइस एक्सट्रैक्ट करना चाहूं, तो वो वाला माइक इस काबिल है कि वो सिर्फ मेरी वॉइस को बीच में वो करेगा और आपकी वॉइस को गायब कर देगा। अब अगेन ये एक ऐसा फीचर है जो शायद सब लोगों के काम का नहीं है। तो एक जैसा दिखने वाला माइक उसकी क्वालिटी में भी फर्क हो सकता है, और कई दफा क्वालिटी में भी फर्क नहीं होता। शालमी से 150 रुपए की चीज खरीदेंगे, अच्छे से लिफाफे में डालेंगे और 500 रुपए का दुकान पर सजा के रख देंगे, अगर वो दुकान है जौहर टाउन की। अगर वो डिफेंस की किसी और पॉश इलाके की है तो वहां वही चीज 700 रुपए की भी मिल रही होगी। एक ही तरह के पर्दे यतीम खाना में 900 रुपए के मिलते हैं, किसी सुपर स्टोर पे वो 3,000 के मिलते हैं और किसी ब्रांडेड शॉप पे वो 5,500 के मिलते हैं, वही पर्दे। क्यों? क्योंकि हर बंदा यतीम खाना जाके ख्वार नहीं होना चाहता।
वो कहते हैं मेरी जेब में ज्यादा पैसे हैं, मैं ठंडी वाली हवा के अंदर जो है वो शॉपिंग करूंगा, मैं एक मॉल के अंदर जाके वो शॉपिंग करके और वही चीज महंगे में खरीद के फख्र महसूस करूंगा। तो जब लोग चाहते हैं पैसे फेंकना, तो ऐसे में बिजनेस भी अपने आप को कैटेगरी में डिवाइड कर लेता है। तो जहां सारे बेवकूफ होना, वहां पे फिर इस तरह की हरकत होती है कि फिर वहां उसे कहा जाता है कि ठीक है नहीं जी, तुम बताओ हमारे पास आओगे, हम तो महंगे हैं, जाओ किसी सस्ते के पास जाना तो चले जाओ। सारिफ खुद ही सोचता है कि शायद सस्ते वाले हल्की चीज दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कई दफा क्या होता है, बिजनेस की अपनी एक अप्रोच होती है, अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। गोरमे बहुत अच्छी क्वालिटी का केक सस्ते में दे देता है और उससे हल्की क्वालिटी का केक शेजान महंगा देता है। क्यों? गुरमे की अपनी एक सोच है, वो कहते हैं नहीं यार, हमने मैस पे खेलना है, कम पैसों पे अच्छी क्वालिटी देनी है। यही मैं कह रहा हूँ, आप एमएफए में आएंगे ना, तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो बिजनेसेस इसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा ही है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एक ही कोर्स की प्राइस चेंज होती है और कई दफा जिस कोर्स जो यूनिवर्सिटी सस्ते में दे रही होती है उसके टीचर्स भी महंगे होते हैं और वो क्वालिटी भी अच्छी दे रही होती है। तो कुछ लोग प्राइस ज्यादा रख के अपनी प्रोडक्ट को मोतबर शो करते हैं, कुछ अपनी क्वालिटी अच्छी करके अपनी प्रोडक्ट को मोतबर कर लेते हैं। अब अगेन आपको एक क्लास ज्यादा बेहतर टीचर से फिजिकल / ऑनलाइन / रिकॉर्डेड में भी मिल रही होगी कम पैसों में, और एक जगह थोड़े से हल्के टीचर के साथ खाली रिकॉर्डेड में उससे ज्यादा पैसे की भी मिल रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह क्वालिटी अच्छी है, यानी कंज्यूमर्स का फर्क है। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो AFC 1.5 लाख का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, 1.5 लाख में भी AFC हो रहा है, 1.25 लाख में भी AFC हो रहा है। हाँ, जो 1.5 लाख में करा रहा है वो कह रहे हैं जी हमारे पास जेंट्री वो आती है, हमारे पास आती सारे मम्मी डैडी माहौल के बच्चे हैं। तो अब जिसको माहौल ही वो वाला चाहिए, वो 30,000 से ऊपर जो 1,20,000 भर रहा है वो उस माहौल के भर रहा है या उस कॉन्फिडेंस के भर रहा है जो कि एक ब्रांड के ऊपर अक्सर लोगों के जहन में होता है। तो अगेन ये चीज मना नहीं है, यानी कि जो आपने एग्जांपल दी, इन्होंने कहा जी अगर एक कॉलेज जो है वो फीस, एक ही चीज की फीस कम चार्ज कर रहा हो और दूसरा कॉलेज उसकी ज्यादा फीस चार्ज कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा में हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है। मैं यही लॉ 9,000 में भी पढ़ा रहा हूँ, 7,000 में भी पढ़ा रहा हूँ, ICAP में जाता हूँ, फ्री पढ़ा के भी आता हूँ, मैं वही होता हूँ, वही सारी बातें होती हैं, स्लाइडिंग भी अक्सर वही होती हैं। लेकिन अगेन हर किसी का नहीं, ICAP के साथ अरेंजमेंट ही है कि वो बच्चों से चार्ज नहीं करेंगे तो हम फ्री पढ़ाएंगे। जब वो बच्चों से चार्ज करते हैं फिर हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपने बच्चों से चार्ज किया तो फिर हम आपसे चार्ज करेंगे। तो फिर इस चक्कर में वो कहते हैं बच्चों से पता नहीं कितने आए, टीचर को खामखा अच्छे खासे देने पड़ जाएंगे, तो वो अब वो फ्री वाले चक्कर में। फिर वो उनकी भी एक चालाकी होती है, वो पहले ना 2-3 शरीफ लोगों से रब्ता करते हैं कि सर जी वो रिवीजन क्लास है, आप टाइम निकाल दें। वो शरीफ लोग टाइम का हिसाब लगा के अच्छा चलें इस टाइम पे अवेलेबल, फिर जाते हैं थोड़े से कम शरीफ लोगों के पास, शरीफ तो सारे ही होते हैं, उनके पास जाके कहते हैं कि जी वो हम सारे टीचर से रब्ता कर रहे थे, आब्दी साहब से भी बात हो गई, फलाना से भी हो गई, फलाना से भी हो गई, ये लोग आ रहे हैं तो आप तैयार हैं? उन्होंने कहा अच्छा पैसे क्या देंगे? उन्होंने कहा जी आब्दी साहब ने तो नहीं मांगे, बाकी उन दो ने नहीं मांगे, अच्छा आप बता दें कितने। वो टीचर को खुद ही गंदा सा फील होना शुरू हो जाता है कि यार मतलब वो लोग भी तो फ्री में आ रहे हैं। तो वो भी बड़े चालाक हैं ICAP वाले कि पहले देखते हैं कि वो कौन जो है ना वो वाला बंदा है जो कि सर्विस की बात सोच रहा है। तो ये चालाकी है, तो इस चालाकी को मना नहीं किया हुआ। तो एक ही वक्त में एक ही तरह का जो वो है चीज है, वो कई जगह पे अलग अलग प्राइसेस पे मौजूद होगी। मैं पिछले दिनों मतलब बच्चों की एक चीज देख रहा था और मैं 4 अलग अलग जगह पे गया हूँ, एक ही कंपनी की बाहर से सेम इंपोर्ट हुआ हुआ एक ही तरह का डब्बा 11,000 से 27,000 की रेंजेस के दरमियान नजर आया अलग अलग जगह पे, जिसकी एक ही डेफिनेट प्राइस इंटरनेट पे भी नजर आ रही थी अगर आप अमेजोन से मंगवाएं, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। तो वो ऐसा होता है कि हर कोई अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से शोकेस करता है और उस तरह से प्राइस ज्यादा। तो अगर एक ही मार्केट में आपको एक ही प्रोडक्ट 4 अलग अलग दुकानदार अलग अलग कीमत पे दे रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ये कानूनी एतबार से गलत नहीं है। अगर वो साबित कर देते हैं कि उन्होंने वैल्यू ऐड की, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है यानी वो एक अलग डिबेट है। आप एक खास लेवल से ऊपर की चीज अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो सूद के ज़मन में आती है। सूद सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा लेना नहीं होता, मुख्तलिफ उसकी किस्में हैं। तो अगर आप एक जिन्स के ऊपर दूसरे का इस्तेहसाल करके उससे अनड्यू ज्यादा मांग रहे हैं तो वो भी गलत होता है।
तो जो ड्यू ज्यादा मांग रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने खर्चा ज्यादा किया, वही बात है कि अगर कोई कहता है कि 1.5 लाख का AFC क्यों है, इसलिए कि जी हम इन बच्चों का ट्रेनिंग भी करते हैं, हम इन बच्चों को तकरीरें करना भी सिखाते हैं, जिसके लिए एक टीचर अलग से मौजूद है जो इनके साथ सेशन करता है, हम इन लोगों की इंटरव्यू की एक्टिविटीज करते हैं, हम इन बच्चों का एक ट्रिप लेके जाते हैं जो कॉलेज के खर्चे से होता है, हम इन बच्चों को किताबें देते हैं। मतलब अगर वो बहुत सारी चीजें बता के साबित करते हैं तो वो गलत नहीं है। तो इसलिए ये चीज बड़ी जरूरी है। हालांकि कंपेटिटर्स की बात हो रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी में ये चलता है। और अगर एक बिजनेस कहता है कि यार जाओ दूसरों से पढ़ लो, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं जी, आवाज हमारी चली गई थी और कैमरा भी चला गया था। मेरे चेहरे की शरारत से आपको नजर आ रहा है भाईजान, मैं थोड़ी सी खतरनाक बात कर रहा था और आज का दौर बड़ा खतरनाक है, आप लोग क्लिप निकाल लेते हैं। अब आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? आवाज और कैमरा, अब आवाज और कैमरा आ रही है। उम्मीद है आप लोगों ने ज्यादा माइंड नहीं किया होगा, असल में बात खतरनाक करनी थी, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम ये है कि फिर वो ऑनलाइन के जमाने में ना आपको पता है, फिर वो जो है ना क्लिप श्लिप चलते हैं, और फिर ग्रुप वाले भी जो है ना वो ठीक है, फिजिकल बच्चे जाके बता देंगे सर ने क्लास में ऐसा कहा, कह दे। बच्चे तो कुछ भी कह देते हैं, बच्चे तो छोटे से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। खैर, और हम 1 बजे के आसपास पहुंच गए। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के जवाब आने ही बंद हो गए, कहाँ चले गए? नाराज हो गए, आ गए सर। कुछ कॉलेज कहते हैं मिनिमम 3 सब्जेक्ट में एडमिशन। सर हम क्लिप नहीं निकालते, हम शरीफ लोग हैं सर, हमें भी अवेयर किया करें हमारा राइट। आपका राइट भाई, सीधी सी बात है, जो आपका इस्तेसाल कर रहा है आप उसको मत करने दो इस्तेसाल। जब आपको एक अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज कहीं मिल रही है तो दिस इज गुड। चले आपको इनसाइट दे देता हूँ, अगली दफा वहां पे भी प्राइस बेहतर होगी। हमने अपना नुमाइंदा भेज दिया, हमने अपना स्लीपर सेल भेज दिया है, वो वहां जाके फटेगा। और जो है वो उधर प्राइसेस, सबसे पहली जो बात, जो प्री कंडीशन है ना, वो प्राइस की। तो इंशाल्लाह ताला अब आपको सबकी प्राइस मुनासिब मिलेगी। वो जिधर से लोग निकले हैं और वो जिधर लोग जाएंगे, हर तरफ प्राइस मुनासिब मिलेगी, तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री बेहतर होगी। हमारे बराबर नहीं पहुंच सके 9000 वाले, बहरहाल बहुत ही शरीफ लोग हैं। वापस इधर आते हैं, कंपटीशन को देख रहे थे, क्योंकि इसमें कारोबारी बातें आ रही हैं, तो कुछ सनसनीखेज बातें हुई, हमने कुछ सनसनीखेज बातें कवर की। फिजिकल वाले सवाल पूछ रहे थे, ऑनलाइन में से एक सवाल आया हुआ है अब्यूज की, चौथा पॉइंट, अब्यूज की एग्जांपल का चौथा पॉइंट। पहले फिजिकल वाले जरा अपने सवाल बता दें, टाइम जाया करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं हम जी।
जी, अब अगर इंडस्ट्रीज आपस में मिलके प्राइस फिक्स कर दें और कहें कि अब हम क्वालिटी पे खेलेंगे, तो कंपटीशन कमीशन इसमें एक्शन में आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था या तो प्रोडक्शन फिक्स कर दें या प्राइस फिक्स कर दें या क्वालिटी, इवन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अगर रोक दी जाए तो ये भी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट है। तो अगेन हर प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट पे एक्शन नहीं लेंगे, वो देखेंगे कि क्या इससे अल्टीमेटली अवाम को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आईकेप पे जब इन्होंने कहा आपने मिनिमम ऑडिट की फीस क्यों रखी है, इसका मतलब है लोग तो मजबूर हो गए कि कम से कम 2 लाख रुपए का ऑडिट होगा, उससे नीचे नहीं होगा। आईकेप ने कहा कि भाई अगर हम इससे नीचे अलाउ कर दें तो क्या होगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बरादरी एक दूसरे से ऑडिट खींचने के चक्कर में कम प्राइस कोट करेंगे। जब वो कहेंगे मैं 50,000 का ऑडिट कर दूंगा, जिनका अपना खर्चा अच्छा खासा होगा, तो फिर वो ऑडिट अच्छी क्वालिटी का नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने प्राइस फिक्स किया है कि कम से कम लोगों को इतना प्रॉफिट मिले कि वो सब एक डिसेंट तरीके से ऑडिट कवर कर सके। तो कभी कभी यू हैव सम रीजन, आपके ऊपर केस होता है, आप उस केस को डिफेंड करते हैं, आप एक रीजन देते हैं। अल्टीमेटली अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता लग जाए कि पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, नुकसान में आ रहा है, तो फिर वो उसके ऊपर बात करेंगे। डन। वापस इधर आते हैं। सर आप भी इसके आंसर रिजाइन दे रहे हैं? मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ रिजाइन की, वो नहीं रिजाइन ले रहे। मेरी तबियत का इशू है, मैं कह रहा हूँ मैंने 6 महीने की ब्रेक लेनी है, मैं सेहत अपनी बेहतर करूँ। वो कह रहे हैं अच्छा चलें ठीक है कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी बेहतर। इस दफा भी ये था कि मुझे एक जगह खड़े रहने या बैठे रहने में तकलीफ होती है, एक नर्व का इशू है जो कि 2 साल से है। तो मैंने कहा था कि मुझे पुराने दौर की फिजिकल क्लास की तरह, ताकि मैं क्लास में चल फिर के करूँ तो उसमें तकलीफ उस तरह से ना हो। मतलब रात में 2-2.5 घंटे तीसें उठती रहती हैं अच्छी खासी। तो वो इस दफा तय हुआ था मैंने खाली फिजिकल क्लास पढ़ानी है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने गलती से कुछ एडमिशंस कर लिए थे, तो अगली दफा का ना मैंने लिखवा लिया है कि मैंने सिर्फ फिजिकल क्लास पढ़ानी है, मैंने डिवाइस के करीब नहीं जाना, मैंने क्लास में चल फिर के पढ़ानी है। आपने अगर उसको ऑनलाइन रिले करना है साइड से रिले कर देना, लेकिन किसी बच्चे को मिलने वाली किसी गलत क्वालिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ये ऑनलाइन ये जो साथ साथ रिले हो रहा है, शायद ये इसका लास्ट सेशन ही हो। हम मतलब मेरी मजबूरी ये है कि मैं फिजिकल क्लास की तरफ मुझे वापस जाना है, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं फिर बिल्कुल ही 6-7 महीने 10 महीने के लिए साइड पे हूँ, वर्कआउट करूँ। पता नहीं वर्कआउट करूंगा नहीं करूंगा, मुझे छुट्टी मिलेगी मैं मतलब जो है ना ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इन्होंने भी कहा था कि आपको छुट्टी दे देते हैं, आप पहले वादा करें कुछ नहीं करेंगे। अब जाहिर है बंदा 2 दिन घर बैठ जाए, 3 दिन घर बैठ जाए, फिर कुछ ना कुछ तो जाहिर है एक बंदा जो मुतहर्रिक रहा हो। तो फिर वो मैंने बैठ के किताबों शिताबें और इस तरह के काम शुरू कर देने थे। तो मैंने कहा जी एक काम करते हैं, मिलके चलते हैं, आप खाली फिजिकल पढ़ाएं, हम आपको ऑनलाइन में तंग नहीं करेंगे। अगर वो खाली फिजिकल होगा तो ये कॉलेज वालों की वो है, एक क्लास में तजर्बा किया जा रहा है कि क्या वो तजर्बा कामयाब होता है। अदरवाइज वो फिर खाली फिजिकल लेक्चर्स होंगे। तो मैं रिजाइन नहीं कर रहा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई दूर दूर तक खामखा अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें। हाँ मैं रिजाइन करना चाहता था, रिजाइन फॉर अ 6 months लीव, जो कि मैं 2 साल से नहीं ले पा रहा हूँ। वो अब लीव की जगह मुझे एक एडजस्टमेंट ये है कि मैं खाली फिजिकल पढ़ाऊँ। तो अल्लाह करे शायद इस दफा गलती से एडमिशन ना किए जाए इंशाल्लाह ताला। सर बस ऑनलाइन हो यही काफी है, वाजिब फरमाइश जो है ना उनकी, ऑनलाइन होगा लेकिन किसी और तरीके से होगा, ताकि ना फिजिकल वाले तंग हो ना ऑनलाइन वाले तंग हो। ऑनलाइन को प्योर ऑनलाइन मिले, फिजिकल को प्योर। ये जो मिक्स वाला माहौल है ना, इसमें मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑनलाइन वालों को उतनी अच्छी नहीं मिलती। वो बेचारे यहाँ मैसेज पे मैसेज फेंकते रहते हैं, मैं इन सारे बच्चों से फ्री होता हूँ तो पता लगता है ओहो इधर तूफान मचा हुआ है, या इधर पता लगता है 5 मिनट से आवाज ही नहीं आ रही थी, जैसे आज अचानक से आवाज चली गई, कैमरा चला गया। कल बाकी ऐसा हुआ था और आज नियतन ऐसा हुआ था। अच्छा जी सवाल। जी अगर ताजिर वगैरह मिलके हड़ताल कर देते हैं तो क्या सीसीपी एक्शन ले सकता है? अगर तो ताजिरों की नीयत अपने आप को गवर्नमेंट के जुल्म से बचाना है तो फिर नहीं, लेकिन अगर ताजिरों की नीयत ये है कि हमें कमाने दो जितना मर्जी और हमें तंग करने दो लोगों को, या हमें प्राइस फिक्स करने दो, तो फिर सीसीपी एक्शन लेगा। तो सीसीपी तब एक्शन लेगा जब कंज्यूमर को नुकसान पहुंचेगा उस आउटकम से, उस हड़ताल के। अगर वो हड़ताल करके कहें कि गवर्नमेंट हमारी ये प्राइस हमें यहाँ पे फिक्स करने दे, और उससे सीसीपी को लगे कि पाकिस्तान के अवाम को मसला है, तो वो उस पर मना कर देंगे। जी फिजिकल लोगों के फिजिकल सवाल। जी पिछले दिनों पेट्रोलियम बंद थी, अगेन वही वाली बात है कि गवर्नमेंट उनको मजबूर कर रही थी खास प्राइस पे, और
कुछ वो कह रहे थे कि हमें पीछे से कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, कुछ वो ये कह रहे थे कि जी हमने कुछ मुनाफा भी कमाना है। अब अगेन हर किसी की मुनाफे की नीयत नहीं होती, कुछ को वाकई चीज महंगी में मिल रही होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट पीछे वाले फैक्टर को देखती नहीं। फॉर एग्जाम्पल आटे के जो सेलर हैं, उनको पीछे जो सप्लाई मिलती है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे और कहे आपने 800 रुपए का आटा देना है और पीछे वाला उन्हें 850 का आटा देता हो, तो वो तो लड़ेंगे ना। वो कहेंगे कि यार या तो पीछे वाले को पकड़ो जो मुझे आटा महंगा दे रहा है, तो मेरी प्राइस क्यों फिक्स कर रहे हो। तो फिर पेट्रोल में भी कुछ इसी किस्म के मामला थे। दरमियान में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट बाइंग करती है, गवर्नमेंट उसको सप्लाई करती है, गवर्नमेंट का एक पूरा इदारा होता है और फिर उसके अंदर फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ करप्शन होती है अनफॉर्चुनेटली। सीसीपी गवर्नमेंट के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि बाकी तमाम बॉडीज के पैरेलल है, लेकिन पावर ऐसी रखती है कि उनके खिलाफ भी आ सकती है। मैंने इसलिए एग्जांपल दी थी, जैसे नैब है गवर्नमेंट का इदारा, लेकिन गवर्नमेंट के ही बड़ों बड़ों को जो है वो भड़का सकता है। तो इसी तरह का ये इदारा है जिसको पावर, रेगुलेटरी पावर जरा ज्यादा मिली हुई है। अगर ऐसे लगे कि गवर्नमेंट के किसी महकमे ने भी ना इंसाफी की, मैं आपको बताया ना आईकेप भी तो गवर्नमेंट का महकमा है, जैसे सीसीपी एक गवर्नमेंट का इदारा है, इसी तरह से आईकेप भी गवर्नमेंट का इदारा है। तो आईकेप को इन्होंने कह दिया जी आपने इस्तेहसाल किया। ये कंपटीशन कमीशन मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता होगा, फाइनेंस में ही आता होगा। इस तरह के सारे जो है ना वो उन्होंने, चूंकि वो कॉर्पोरेट्स को डील कर रहे हैं, तो जो कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं वो फाइनेंस के अंडर आते हैं। जैसे इवन आईकेप भी, वो भी फाइनेंस के अंडर आता है, एसईसी भी फाइनेंस के अंडर आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंस के अंडर ही आता होगा। जी जी फिजिकल ऑडियंस ऑनलाइन में हमारे पास सवाल था, एक भाई ने कहा सर अब्यूज की एग्जांपल का चौथा पॉइंट। अब फिजिकल वालों के सवाल नहीं है, पता लगे आप पॉइंट्स देख के अचानक से कहें ये वाला पॉइंट भी बता दें, ये पॉइंट भी बता दें। अब्यूज का चौथा पॉइंट, मेकिंग द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट subject to acceptance of other parties of supplementary obligation which by their nature according to commercial usage have no connection। सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन मैंने एग्जांपल दी थी कि आप ये कह रहे हैं, मैंने जूतों वाली एग्जांपल दी थी, लेकिन चलें उसको इग्नोर करें। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आप हमारी ये चीज हम आपको तब खरीदने देंगे जब आप फलाना चीज भी खरीद के आएंगे जिसका अपेरेंटली कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे से कहें कि जी मैं आपको पेट्रोल तभी बेचूंगा जब आपके पास बाटा से खरीदे हुए जूतों की कोई रसीद होगी। वो कहेगा भाई बाटा के खरीदे हुए जूते की रसीद का तुम्हारे पेट्रोल से क्या ताल्लुक। वो कहेगा जी हमारी पॉलिसी है, हम सर बाटा से खरीदारी करने वाले लोगों को ही पेट्रोल देते हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है जिसमें आप खाम खाम मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर का और आप अपने किसी भाई बंद का फायदा करवाना चाह रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें हम आपको वीजा तब देंगे जब आपने वो वाले इदारे से वैक्सीनेशन करवाई है या आपने वो वाले इदारे से रिपोर्ट ली है। हॉस्पिटल अक्सर ऐसा करते हैं, कई हॉस्पिटल कहते हैं जी फलाना जगह से रिपोर्ट आप लेके आएंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। गवर्नमेंट्स में अब इस तरह से हो रहा है कि आप फलाना जगह से वैक्सीनेशन करवाएं या आपने फलाना जगह से टेस्ट करवाया हो। टेस्ट तो सारे कर रहे हैं, वो कहते हैं जी फलाना लैब का किया हुआ टेस्ट हम कबूल करेंगे। तो कभी कभी इस तरह की चीजें आपस में जो कि उतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं होती, उसमें इस्तेहसाल हो रहा होता है। और आपको पता है यही एक एयरलाइन है जो उस मुल्क जा रही है और इस वक्त इस कोरोना वाले टाइम में उस मुल्क और कोई भी नहीं जा रहा, तो जिसने उस मुल्क जाना है वो बेचारा रोता पिटता जैसे तैसे 10,000 12,000 15,000 20,000 जितने का कहेगा वो टेस्ट करवा के आएगा। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ गलत हो रहा होता है, तभी मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि ये अप्लाई भी हो रहा हो। जी ऑनलाइन में और क्या सवाल थे? सर आप चले गए तो 9K वाला लॉ कहां से मिलेगा? ओए ओए जी रेस्ट पे जाने का मतलब फौत होना नहीं है। सर एक एजुकेशनल इदारा फुल फ्री फैसिलिटी देता है तो क्या ये इदारा कंपटीशन एक्ट के खिलाफ है या नहीं? बड़ी खतरनाक बात कर दी। अब एक अचानक से जो है वो फ्री में प्रोडक्ट देते हैं और दूसरे जो है वो पैसे ले रहे हो। जो फ्री में दे रहा है इससे कंपटीशन खराब हुआ है या मजेदार हुआ है? खराब हुआ है। लोग इसके पास आएंगे। अब अगर ये फ्री में दे और उसके बाद मार्केट तोड़ने की कोशिश करे और नियत खराब हो, तो कंपटीशन कमीशन अगर देखे कि इसने जान के ऐसा किया है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन का एंड यूजर कौन है? सार्फिन। एक इदारा फ्री में चीज दे और गंदी क्वालिटी की दे और लोग इस चक्कर में पैसे वालों को छोड़ के फ्री वाले पे चले जाएं कि यार ये फ्री वाला इधर चले जाते हैं, वो खराब क्वालिटी दे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर का इस्तेसाल हुआ। लेकिन अगर एक अच्छी क्वालिटी वाला इदारा वही वाली चीज कुछ अरसे के लिए किसी प्रमोशनल कैंपेन में फ्री कर दे,
जैसे इवन 50% ऑफ पे मुख्तलिफ कपड़े ऑफर हो रहे होते हैं, सारा कुछ है, उनकी प्रमोशनल कैंपेन चलती है, सिम इस तरह से। तो अगेन अगर क्वालिटी को गिराए बगैर वो चीज फ्री दे रहे हैं, वही जो कि सेलेबल प्रोडक्ट है, तो वो एक मार्केटिंग की टेक्निक हो सकती है। अजान ब्रेक। जी जनाब, एब्यूज का 5वां पॉइंट, ये हमारा आखिरी सवाल है। सवाल सारे खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना पड़ेगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको बचाने की, सामने वालों को तो खत्म हो गया था सवाल। 5वां पॉइंट, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन फॉर डिफरेंट पार्टीज। अलग अलग पार्टीज के लिए आपने अलग अलग शराइत रखी हैं। कल की मेरी एग्जांपल ये थी कि एक पार्टी को आप कहें अच्छा जी आप आ जाएं यकमुश्त पैसे जमा कराएं, एक पार्टी से आप कहें कि आपको 5 महीने की इंस्टॉलमेंट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दो बच्चे नीचे फ्रंट ऑफिस में जाएं, बिल्कुल एक जैसे बच्चे हों, दोनों का एक जैसी हिस्ट्री हो, एक जैसा पास स्टेटस हो, एक जैसा मामला हो, पिछले सेशन में एक जैसे सब्जेक्ट पढ़े और एक जैसी फीस दी हो और दोनों में से डिफॉल्ट ना हुआ हो। इस दफा एक बच्चा कॉलेज से कहे जी आप मुझे इंस्टॉलमेंट कर देंगे, उसने का मसला ही कोई नहीं, आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। दूसरा बच्चा पूछे जी मुझे इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे, उन्होंने कहा नहीं जी आपको तो नहीं करके देंगे हम इंस्टॉलमेंट्स। अब आपने दो सेम तरह की पार्टीज को सेम तरह की ट्रांजैक्शन में डिसिमिलर चीजें ऑफर की, यानी कि आपने डिस्क्रिमिनेट किया। आपने कहा नहीं भाई तुम्हें मिलेंगी 3 इंस्टॉलमेंट, तुम्हें नहीं मिलेंगी। चलो अगर हम कह देते कि एक फ्रॉडिया बच्चा था, उसको उन्होंने कहा नहीं तुम्हें इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, बात समझ आती। अगर दो एक जैसे बच्चे हैं और उन दोनों को एक ही चीज की
अलग अलग शर्तें लगाई, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे वो पोजीशन को मिसयूज करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहां दिल कर रहा है जो मर्जी रूल लगा रहे हैं। डन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कंपटीशन समझ आया, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कंपटीशन के बारे में शायर क्या कहना चाह रहा है। इसका इंट्रोडक्शन भी उतना लंबा चौड़ा नहीं है जितना अक्सर आपको नजर आया करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 states to ensure free competition in all spheres of commercial and economic activity, to enhance economic efficiency and to protect consumer from anti-competitive behavior, and to provide for the establishment of the Competition Commission of Pakistan to maintain and enhance competition। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्टिव ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये तबसरा नहीं है, ये कानून के अंदर से उसका ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। मतलब समझ आ गया होगा आपको, रट्टा मारना। आप देखिए तो उन्होंने बड़े ही विदेशी अल्फाज में बताने की कोशिश ये की है कि कंपटीशन कमीशन का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल ना बने जो एंटी कंपेटिटिव हो, कंपटीशन के अगेंस्ट माहौल नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी और तमाम एफिशिएंसी और फलाना चीजें बेहतर हो, कंज्यूमर्स को बचाया जाए और एक इदारे को कयाम में लेके आया जाए जो सारी चीजों को करके दिखा सके। तो कंपटीशन जो एक्ट है 2010 में जब आया, 2007 में ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया, 2010 में इसको एक्ट का दर्जा दिया। तो जो एक्ट है उसके मुताबिक आपने एक ऐसा इदारा बनाना है, इस एक्ट ने एक ऐसा इदारा बनाना है जो कि पाकिस्तान में कंपटीशन के मामलात को देख सके और एंटी कंपटीशन वाली चीजों को खत्म कर सके और अवाम के वसीतर मफाद में काम कर सके। देन द एक्ट एस्टैब्लिश्ड द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक्ट ने कर दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश, विच इज एन इंडिपेंडेंट कॉसाई रेगुलेटरी कॉसाई जुडिशियल बॉडी। कॉसाई समझते हैं ना, जो सब्स्टिट्यूट ऑफ लॉ होता है, लॉ नहीं होता, लॉ का मुतबादिल होता है। तो उन्होंने कहा कानून मौजूद है या नहीं है, ये आके कहेंगे कि जो किया है ये गैर कानूनी है। हालांकि वो गैर कानूनी नहीं था, लेकिन कंपटीशन के हवाले से चूंकि वो गलत था तो ये कह देंगे कि आप लोगों ने कानूनी तौर पे अच्छी बात नहीं की। जैसे एक बच्चे ने कहा कि जी कॉलेज कहे कि आपको सिर्फ हम एडमिशन देंगे तो 3 के 3 सब्जेक्ट्स में इकट्ठे एडमिशन देंगे, एक सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं देंगे। तो उसने पूछा कि क्या गैर कानूनी है, तो मेरा जवाब था एज फार एज कंपटीशन एक्ट इज कंसर्न, कंपटीशन एक्ट के मुताबिक ये गैर कानूनी है। तो शायद ये उर्फ आम में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कंपटीशन को जब लगेगा कि इससे कंपटीशन खराब हो रहा है तो वो उसको गैर कानूनी कह सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी बॉडी जो कि रेगुलेटरी और जुडिशियल बॉडी है। अच्छा, रेगुलेटरी और जुडिशियल बॉडी, रेगुलेटरी तो होती है जो रेगुलेट करती है ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, ये जुडिशियल बॉडी भी है, इनका अपना ट्रिब्यूनल भी है। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन का केस है पहले कंपटीशन वालों के पास सुना जाएगा, वहां मसला हल नहीं होगा कंपटीशन के ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहां मसला हल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो ये अपने अंदर न सिर्फ कानून बनाने वाला इदारा है बल्कि कानून को इंटरप्रेट करने वाला इदारा भी है। ये खुद ही जस्टिस भी है और खुद ही वकील भी हैं और खुद ही थानेदार भी है। तो एक ऐसा इदारा है जो कि रेगुलेट भी कर रहा है, खुद ही से उसका हिसाब किताब भी कर रहा है, खुद ही से उसके केसेस को सुन भी रहा है। हाँ, इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जरूर अपील कर सकते हैं कि जी देखिए इन्होंने क्या किया। और जब मैंने आईके वाला मामला बताया था, आईके अपने हाई कोर्ट में अपील कर दी, जो कि नहीं कर सकते थे। और हाई कोर्ट मतलब वही बात है कि उस टाइम पे ये इदारा नया नया आया था, चीजें भी वो नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है। अब वो आगे वो खारिज नहीं कर सकते कवानीन के मुताबिक, और जब तक वो खारिज ना करें सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ट्रिब्यूनल से निकलेगा, ट्रिब्यूनल फैसला देने के बाद इंप्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि एक अदालत में फंसा हुआ है। तो उन्होंने कानूनी ऐसी को पेचीदगी उसमें वो की है कि ना केस निकल सकता है ना आगे जा सकता है, तो वो अजीब सी जगह में फंसा हुआ है। तो ये इसलिए ना, तो इनके केसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती। 2008 के आसपास शायद, हाँ मतलब ये तो ताजा आए थे ना, ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश हो रहे थे। मतलब असल जिस वक्त हाथ डाला ना उस वक्त आईकेप को भी अंदाजा नहीं था। आईकेप जी, आईकेप को जब इन्होंने पकड़ा है तो उस वक्त आईकेप जो है वो उस तरह से नहीं सोच रहा था कि गवर्नमेंट का इदारा इस तरह से चीजें लेके चलेगा, तो इन्होंने भी को बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं की उसके ऊपर। दूसरी तरफ से एसीसीए वाले,
उनका पाकिस्तान में कई अरब का स्टेक था। पाकिस्तान इस वक्त गालिबन दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर्स ऑफ ACCA प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, गालिबन, क्योंकि इंडिया में आया नहीं था और उसके अलावा कोई और मुल्क इतना जज्बाती नहीं होता। पाकिस्तान में उस वक्त 2 लाख मेंबर्स होते थे गालिबन ACCA के। तो ACCA को पाकिस्तान से कई अरब का रेवेन्यू आता था। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे अच्छे वकील किए, बाकी सारा IK वाले अपने वही अपनी अकाउंटिंग कमेटी और वो उस तरह से करके ये अपने मासूम तरीके से उस किस्से को डील करते रहे ना। इन्होंने इतना खर्चा किया तो ये हार गए, तो फिर इन्हें हुआ कि यार ये तो गलत हो गया। इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने खर्चा किया, हम दिमाग लगाएंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया और मामले को ऐसा फंसाया है कि वो बस फंसा हुआ है जी। उसके बाद अब तो असल में अब उन्होंने इस तरह से ओपन कर दिया है कि वो एतराज भी ना करें कि हमें मना कर दिया। पहले क्या होता था, ACCA करने वाले को कैफ पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता था और वो आर्टिकल शुरू करता था। बाकियों के आर्टिकल 3 साल 3.5 साल के होते थे, ACCA वालों के 3 साल के आर्टिकल्स होते थे। और उन 3 साल के आर्टिकल से ACCA वालों को अपनी भी मेंबरशिप की वो पूरी हो जाती थी ट्रेनिंग, और IK वाली भी पूरी हो जाती थी। उससे फिर हमारे बच्चे काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे थे। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फिर अपने बच्चे, वही बात है, जो मुतासिर होते थे, तो फिर जाहिर है एक ही जवाब होता था कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आप ACCA की रूट से आ जाओ। ACCA था महंगा बहुत, ACCA के एक पेपर 40-40 हजार फीस। तो IK गरीब इदारा, गरीब परवर इदारा। तो पाकिस्तान में अगर मुनासिब बजट में एक तालीम लेनी है और एक बंदा मेहनत करना चाहता है और अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाना चाहता हो, तो ICAP इज द ओनली एवेन्यू। कोई और इदारा आपको इस लेवल पे इतने कम टाइम में इतने कम पैसों में डेवलप नहीं करता जितना ICAP करता है। तो मेहनत कश लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता, ICAP एक बड़ा अच्छा सोर्स है। अभी भी हम यूनिवर्सिटीज से बहुत सस्ते हैं, हर चीज, स्कूल बहुत महंगे हैं, एजुकेशन सिस्टम इवन, मतलब जो कॉलेजेस हैं FSC के वो अच्छे खासे महंगे हैं, पर मंथ फीस लेते हैं। यहाँ पे ये पर सब्जेक्ट फीस लेते हैं। और इसी तरह से पेपर देने की फीस भी को बहुत ज्यादा उतनी तूफानी नहीं है जितना प्रोफेशनल बॉडीज की हुआ करती हैं। वापस इधर आते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि जी विद टास्क टू हेल्प एंश्योर हेल्दी कंपटीशन बिटवीन कंपनीज फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी के वसीतर मफाद में, वो इदारा जो कि पाकिस्तान में ये वाला काम कर रहा है वो है कंपटीशन कमीशन। तो इसका इंट्रोडक्शन समझ आया। इस पेज पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान लिखा हुआ है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड के रट्टा मार लिया जाए। किसी भी और इंट्रोडक्शन में उन्होंने रट्टा मारने का नहीं कहा, लेकिन यहाँ इन्होंने उधर से बीच में से ऑब्जेक्टिव उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया कि ये इसका मकसद है। तो ऐसे में खुदा ना खास्ता, क्योंकि पहली दफा है ना, हमारे पास भी अभी बहुत ज्यादा नहीं बेस के कितना पूछेंगे, और ऊपर से फाइनल में ये बड़े अरसे से लॉ चल रहा है, लेकिन फाइनल ओपन बुक एग्जाम है। तो खुली हुई किताब में से और तरह के सवाल आते हैं, बंद हुई हुई किताब में से और तरह के सवाल आते हैं। रट्टे वाला सवाल वहां फाइनल में नहीं पूछ सकते, बच्चा किताब खोलेगा लिख देगा। तो आपके यहाँ रट्टे वाला सवाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस लेवल पे ICAP नॉलेज को जरा ज्यादा टेस्ट कर रहा होता है। और हमारे पास कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है इसका, कोई पीछे कोई हमारे पास कोई पास पेपर भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसको फिलहाल जो है वो रट्टा मार लेने में ज्यादा आफियत है। मॉडल पेपर से भी हमें नहीं, मतलब कितना आइडिया हो जाएगा। मॉडल पेपर में उन्होंने क्या किया, पास पेपर कुछ सवाल उठा के उसको रिप्रेजेंट कर दिया, बस ये दिखाने के लिए कि 15 नंबर MCQs के होंगे, बाकी उसके और सवाल इतने सवाल होंगे, इतने इतने नंबर, मतलब जस्ट एक रफ आइडिया दिया है। उसमें ये तो नहीं बताया कि कंपटीशन हम सवाल रट्टे वाला पूछेंगे, लॉजिकल वाला पूछेंगे। जी, हेल्थी कंपटीशन, एक प्रॉपर कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन के मजा है। जैसे इस वक्त आप कह रहे हैं ना कि CA के एजुकेशनल कॉलेजेस में बड़ा हेल्थी कंपटीशन है। आपको पता है कि एक बड़ा मुनासिब सा मुकाबला हो रहा है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, और सबके सब मुनासिब पैसों में अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हेल्थी कंपटीशन, कि एक अच्छा कंपटीशन हो, आपस में एक प्रॉपर नजर आ रहा हो कि हाँ भाई सबके सब अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। तो कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन एक कंपटीशन वो होता है जिसमें एक बंदे दूसरे को गोली मार दी, दूसरा ने जनाब उसका बच्चा गवाह कर लिया, वो कंपटीशन है, लेकिन हेल्दी नहीं है। हेल्दी कंपटीशन है कि लोग प्रोडक्ट पे खेल रहे हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है, मेरी सर्विस ज्यादा अच्छी है, मैं अच्छी चीज बेच रहा हूँ, मैं कम पैसे में बेच रहा हूँ। तो एक अच्छा मजेदार, हेल्दी का यहाँ मतलब है मजेदार सा कंपटीशन, अच्छा, जो कि अवाम के लिए फायदेमंद। चलें जी, इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। इसके प्रोहिबिशंस तो उन्होंने बता दिए। अब इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इस एक्ट में जगह जगह जो लफ्ज आएंगे उन लफ्जों का मतलब क्या है। एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लफ्जों के मतलब क्या है वो इन्होंने जरूर बताया। तो सुन लेते हैं। मैं आपको सारा समझाने के बाद क्या कहूंगा, रट्टा मार लें। समझाना मेरी मजबूरी है, क्या करें। गुड्स किसे कहते हैं?
अब देखे ना, मतलब उन्होंने कहा कि हम तो बहुत पीछे से आएंगे, हम आपको तसल्ली दे। गुड्स इंक्लूड्स एनी आइटम, वाह, किसी भी आइटम को गुड्स। रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन। एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है। कंसिडरेशन का मतलब है मुआवजा, ये तो आपको समझ आता है। सोल्ड का मतलब है बिकता है। तो जो चीज पैसों पे बिकती है वो प्रोडक्ट है। अब चीजें तो बहुत सारी पैसों पे बिकती हैं, कौन कौन सी? उन्होंने कहा जब भी कोई चीज, कोई जिन्स, जिन्स मतलब कोई सब्सटेंस, कोई शय, कोई भी शय, ये रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज को कहते हैं जिससे आगे कुछ बनना हो। फॉर एग्जांपल कुर्सी एक फिनिश प्रोडक्ट है और लकड़ी इसके लिए रॉ मटेरियल है। मोबाइल एक फिनिश प्रोडक्ट है, सिलिकॉन और इस तरह की जो बेसिक उसमें चीजें पड़ रही हैं वो रॉ मटेरियल है। लोहा रॉ मटेरियल है। तो प्रोडक्ट का मतलब है तैयार हुई हुई चीज, और रॉ मटेरियल का मतलब है रॉ फॉर्म में एक ऐसी चीज जिसको आप एक प्रोडक्ट के तौर पे कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसको एक खास शेप में ढालने के बाद वो प्रोडक्ट बनेगी। तो रॉ मटेरियल नॉर्मली, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स भी तो नहीं ना पढ़ी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार तरह के फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। जो लैंड है ना वो रॉ मटेरियल है। लैंड का मतलब है ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जमीन से उगने वाली ज्यादातर चीजें, समंदर से निकलने वाली ज्यादातर चीजें, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं ज्यादातर, जिनको यूज करके, जिनको कोई शेप में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो मछली जो पानी में तैर रही है वो रॉ मटेरियल है, और वो बहुत खूबसूरत सी कटिंग हो के बड़े अच्छे तरीके से फ्राई होके आपके सामने पेश की गई है तो वो प्रोडक्ट है, क्योंकि अब उसमें वैल्यू ऐड कर दी गई है। जो लकड़ी का दरख्त है कहीं, या लकड़ी कटी भी पड़ी है, वो रॉ मटेरियल है, उसको खास शेप देके कुर्सी बना के आपके सामने रख दिया गया तो वो प्रोडक्ट है। तो ये कोई शय भी हो सकती है, कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का फर्क हमें समझ आ रहा है। रॉ मटेरियल रॉ चीज है, प्रोडक्ट है फाइनल बनी हुई चीज। और बाय प्रोडक्ट, कभी कभी एक प्रोडक्ट बनाते हुए उसमें से एक दूसरी प्रोडक्ट निकल आती है। आप जो है कॉटन एक्सट्रैक्ट किया, कॉटन की आपने जिनिंग की, आपकी नियत ये है कि आप उस कॉटन को धागे में कन्वर्ट करें ताकि आगे आप उससे कपड़ा बनाएं। अब कॉटन के अंदर एक बीज भी है, जब आप उसकी जिनिंग कर रहे हैं, जब उससे पहले आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं और उसमें से रुई अलग कर रहे हैं, तो बीज भी निकला। बीज को क्रश करेंगे तो उसके अंदर से कहीं से ऑयल निकलेगा, कहीं से उसका जो छिलका है उससे एक और चीज बन जाएगी। तो आपका इरादा था कपड़ा बनाने का, लेकिन बीच में छोटी छोटी सी और प्रोडक्ट्स भी बन गई। तो ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोसेस का हिस्सा होती हैं वो बाय प्रोडक्ट कहलाती हैं। बल्कि अब तो मुझे समझाना इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग तो कॉस्ट के स्टूडेंट्स भी होंगे। चले, आप में से जो कॉस्ट के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को तो बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, तसल्ली से एक महीने तक पढ़ते रहे। प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे ख्याल में महीना चलती रही होगी, ठीक। तो उसमें बाय प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट, तो बाय प्रोडक्ट का मतलब है एक प्रोसेस के बीच में ही कई दफा एक छोटी सी और प्रोडक्ट भी निकल आती है जो सेपरेटली सेलेबल चीज होती है। तो गुड्स का मतलब है कोई भी शय, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट, कोई भी दरमियान में आने वाली ऐसी बाय प्रोडक्ट जो अलग से सेल है, विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, वो गुड्स है। अब अगर दरमियान में कुछ ऐसा हुआ कि उससे कुछ मतलब कुछ इवेपोरेट हुआ या कुछ जंग वगैरह बीच में अलग से जमीन पे गिरा और उसको कोई साफ करके ले गया, तो वो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट वो चीज है जो कि सेलेबल चीज है। तो गुड्स हमें समझ आए। रिटेलर किसे कहते हैं? आसान अल्फाज में दुकानदार। दुकानदार असल में दरमियान में कुछ बिजनेसेस होते हैं। मैं अपनी फैक्ट्री में कुर्सियां बनाऊं तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि मैं हर दुकान जो कुर्सी बेचती है उसके पास जाऊं और उसको कहूं यार ये मेरी कुर्सी रख लो, ये बेच दो, या मेरे से कुर्सी ले लो। हो सकता है दरमियान में एक होलसेलर आए, होलसेलर जो कि थोक के हिसाब से, एक होता है ना परचून और एक होता है थोक। ये दुकानदार, इसको परचून कह देता हूँ, चले परचून और थोक। होलसेल होता है जी बिल्कुल, असल में होलसेल और रिटेल तो लफ्ज है जिसको समझाना है, तो उस लफ्ज को समझाने के लिए तो मैं उर्दू का सहारा ले रहा हूँ। तो अगेन एक बंदे ने मुझे आके कहा भाई आप कुर्सियां बना रहे हैं, आपसे मैं 50,000 कुर्सियां खरीद लूंगा, फिर पूरे पाकिस्तान को मैं सप्लाई करूंगा और आपसे जो है वो मतलब मुझे चीज मिल जाएगी। तो होलसेल इज द पर्सन। मैं कहूंगा अच्छा ये बंदा इतना अच्छा 50,000 कुर्सी ले रहा है, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है तुम्हें पर कुर्सी 100 रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ।
ठीक है, उसने 50,000 मेरे से कुर्सियां उठाई और अब वो अलग अलग जगह अवेलेबल कर देगा। जब वो दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार से कहेगा ये चीज जो है वो मैं तुम्हें इतने की प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आसान उसमें वो करते थे, डिंग डोंग की बबल अगर 1 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, वैसे 1 रुपए की नहीं है, अगर वो 1 रुपए की है और एक पैकेट है जिसमें 24 बबल्स होती हैं, मैं होलसेलर हूं और मेरे से आके वो, मैं बिजनेस हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरे से आके एक होलसेलर कहता है जी मैं आपसे पूरा पैकेट उठाऊंगा। अगर आप पूरा पैकेट उठाओगे 20 दे देना, वो 20 का मेरे से उठाएगा, दुकानदार से कहेगा मैं तुम्हें पैकेट 22 रुपए का बेच रहा हूँ। दुकानदार कहेगा चलो ठीक है, जब ये पैकेट में बेच चुका हूँ मुझे 2 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज पीछे से चली वो सस्ती थी, आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती गई, दरमियान में इंटरमीडिएरीज आते गए, ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट। रिटेलर वो आखिरी बंदा है जो कंज्यूमर को चीज दे रहा है, बिल्कुल वो दुकानदार। होलसेलर दरमियान में आ रहा है, कभी डिस्ट्रीब्यूटर होता है कभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरियाज में उसकी सप्लाई कर रहा होता है। तो मैन्युफैक्चरर वो है जिसने बनाया, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने दरमियान में बल्क में उठा के आगे भेजा, रिटेलर वो शख्स है जिसने फाइनली खरीद के एंड कंज्यूमर को बेचा, एक आम सारिफ को, और आम सारिफ ने आके 1 रुपया दिया और वो 1 रुपए की डिंग डोंग खरीद ली। इसी तरह से बोतलों में भी होता है, इसी तरह से तकरीबन हर तरह के गुड्स में यही होता है जिसमें दरमियान में लोग होते हैं। बड़े कम बिजनेस हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को चीज बना के देता है, ज्यादातर जगह पे ये पूरा सिस्टम मौजूद होता है, होलसेल और ये सारा। क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि ये लफ्ज जगह जगह आगे आने हैं कंपटीशन एक्ट में, और वो आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। या तो बीएम पढ़ रहे होते तो ये समझाते, लेकिन चले मैंने आपको दुकानदार और थोक वाला बंदा, ये थोक ऐसे कर देता हूँ, आप इसे थूक पढ़वाना शुरू कर दें। जी ऐसा हो सकता है। इन रिलेशन टू सेल ऑफ एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल द गुड्स टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। एक ऐसा शख्स जो दूसरे को बेच रहा है, इसलिए नहीं बेच रहा कि तुम आगे से बेचो। होलसेलर तो ये कर रहा है ना, पीछे से खरीदा और आगे दुकानदार से कहा ये मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम आगे बेच देना। लेकिन आम दुकानदार क्या कर रहा है, आपको डिंग डोंग इस इरादे से दे रहा है कि आप आगे बेचोगे, नहीं, आपको इस इरादे से दे रहा है कि ये डिंग डोंग पकड़ो और खा जाओ। तो जो शख्स एक ऐसा सेलर है जो गुड्स सेल करता है किसी और शख्स को अदर देन रीसेल की नीयत के, यानी कि मैं आसान अल्फाज में डेफिनेशन ना होती तो मैं लिख देता जो एंड कंज्यूमर को चीज बेच रहा है। अच्छा, होलसेलर कौन है? अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स एंड सेल देम टू एनी पर्सन फॉर रीसेल। तो बेसिक फर्क क्या हुआ दोनों में कि होलसेलर ने पकड़ा और आगे किसी और को देगा कि तुम भी सेल करो, मिडलमैन बन गया, और रिटेलर है एंड वाला बंदा जिसने अब एंड पे फाइनली लोगों को चीज बेचनी है, तो वो बन गया। तो ये जो ज्यादातर दुकानदार होते हैं ये रिटेलर्स होते हैं, ज्यादातर इनके पास जो एजेंसी के बंदे आके माल सप्लाई कर रहे होते हैं वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लोग होते हैं जिसने दरमियान में बल्क में उठाया होता है, और मैन्युफैक्चरर वो होता है जिसने चीज बनाई होती है। बात समझ आई? कुछ डेफिनेशन मार्केट किसे कहेंगे? हम कहते हैं ना रेलेवेंट मार्केट में, जैसे मैं एग्जांपल देते हुए आपको कहा कि सीए की इंडस्ट्री में, एजुकेशन के सेक्टर में, शुगर वालों के यहाँ, आटे वालों के बिजनेस में, तो बेसिकली मैं खास मार्केट का जिक्र कर रहा था। एक खास, एक मिनट, रेलेवेंट मार्केट, एक खास वो मार्केट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मार्केट which shall be determined by CCP with reference to a product market and a geographic market. मार्केट किसे कहेंगे जी? मार्केट उसे कहेंगे जिसको सीसीपी मार्केट कहेगा। तो हो सकता है सीसीपी सीए वालों को मार्केट ना कहे, सीए एफएससी फलाना फलाना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको मिला के कहे ये एजुकेशन की मार्केट है, तो जिसको वो मार्केट कह दें वो मार्केट है। वो ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब ये ज्योग्राफिकल क्या है? ज्योग्राफिक किसे कहते हैं? एरिया, इलाका। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? कोई खास तरह की कोई भी, जैसे हमने चीज देखी। ज्योग्राफिक मार्केट comprises the area in which undertaking concerned are involved in supply of product or services and in which the condition of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighboring geographic area because in particular the condition of competition are appreciably कुछ मिसिंग है आपके पास? इसके बाद कुछ आ रहा है? हाँ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे पेस्ट होते हुए बेचारा छोटा हो गया। ये बेचारा हमें दिख थोड़ा सा कम रहा है।
वैसा तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हो जा सुन ले, नहीं सुनेगा, ठीक है, खुद ही इंग्लिश लिख लेंगे। अप्रिशिएबली डिफरेंट इन दैट एरिया, नीचे लिखने का भी मार्जिन नहीं है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि ज्योग्राफिक मार्केट क्या है कि जिसको आप साथ वाले एरिया से डिफरेंशिएट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में भी एक चीज एक खास रेट पे मिलती है और साहिवाल में भी एक खास रेट पे मिलती है, शादरा में भी, गचूमता में भी, कसूर में भी, तो शायद ये सारे मिला के हम कहेंगे कि जी ये वाला पंजाब की ये वाली साइड, ये जो, लेकिन फर्स्ट करें लाहौर के अंदर ही डिफेंस एक अलग जोन हो, वहां अलग तरह से चीजें बिकती हो, अलग रेट पे बिकती हो, अलग माहौल हो, और इसी तरह से जो शालमी मार्केट है वहां पे चीजें डिफरेंट तरीके से चल रही हो, तो मैं कहूंगा वो एक डिफरेंट मार्केट है और वो एक डिफरेंट मार्केट है। तो ज्योग्राफिकली मार्केट को हम कैसे डिवाइड करते हैं? एरिया वाइज। वो एरियाज जहां मिलती जुलती सिमिलर कंडीशन है, तो दुनिया को ऐसे डिवाइड किया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट की मार्केट है, ये यूरोपियन मार्केट है, ये अमेरिकन मार्केट है, ये देसियों की मार्केट है, जो हमारी वाली मार्केट है। तो इसी तरह से हम सीए के अंदर कहते हैं लाहौर के कॉलेजेस, इस्लामाबाद के कॉलेजेस, कराची के कॉलेजेस। तो हम क्या करते हैं, हम एरिया वाइज उसको डिवाइड कर लेते हैं। वो एरिया जिसमें सिमिलर टाइप की कंडीशंस मौजूद हो वो एक ज्योग्राफिक मार्केट कहलाती है। तो हम कहेंगे ये इस शहर की मार्केट है, ये उस शहर की मार्केट है, ये इस इलाके की मार्केट है, ये उस इलाके की मार्केट है। तो कुछ सेक्टर्स में एक ही शहर में कई मार्केट्स हो सकती हैं और कुछ सेक्टर में काफी सारे शहर मिला के एक ज्योग्राफिक मार्केट काउंट हो सकता है। पढ़ लॉ रहे हैं लेकिन असल में बिजनेस समझ रहे हैं, तो ये बीएम के हवाले से ये वाली बातें होती हैं, मरहूम बीएम। प्रोडक्ट मार्केट comprises of all products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by consumer by reasons of the product characteristics, prices and intended use। दुकान पे गए, पेप्सी चाहिए, उन्होंने कहा पेप्सी नहीं है, कोक अवेलेबल, उन्होंने कहा कोक दे दें। अच्छा कोक नहीं है, जूस मिलेगा, उन्होंने कहा जूस दे दें। इसका मतलब ये पूरी एक ऐसी मार्केट है जो इंटरचेंजेबल है, यानी कि बेवरेजेस की मार्केट, जिसमें आपको जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, खैर सॉफ्ट ड्रिंक्स ही हैं यहाँ, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की अलग अलग कैटेगरी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, ये एनर्जी वाली सॉफ्ट ड्रिंक है, ये इस तरह से है। तो बेसिकली एक पूरी मार्केट बन गई जो कि बेवरेजेस को डील कर रही है। इसी तरह से फिर खाने की अलग मार्केट बन गई, कपड़ों की अलग मार्केट बन गई। तो जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट की बात करें तो वो प्रोडक्ट मार्केट है, जब हम एरिया के हिसाब से बात करें तो ज्योग्राफिकल है। और मार्केट किसे कहते हैं? जिसको ये मार्केट कहते हैं। तो जब ये सीसीपी वाले कहते हैं ना कि जी हम शुगर की मार्केट में फलाना फलाना चीज को काउंट करते हैं, तो वो उसको काउंट करते हैं। हो सकता है कपड़े की मार्केट में कॉटन ग्रोअर्स को भी शामिल कर दें कि जी हमारी नजर में ये टेक्सटाइल की मार्केट है, तो ठीक है। अगर वो कह देंगे तो फिर हम कॉटन ग्रोअर से लेके एंड तक के सारे प्रोसेस को उठा के टेक्सटाइल में क्लासिफाई कर देंगे, यानी कि रट्टा मारना। तो गुड्स, रिटेलर, होलसेलर, रेलेवेंट मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट, ज्योग्राफिक मार्केट, सारी बातें समझ आई? पक्की बात है? टाइम हमारे पास है, थोड़ा सा टाइम तो है ना, जल्दी से आगे चलते, जल्दी से आगे, जल्दी से आगे, बहुत जल्दी से आगे, जल्दी से आगे, चल जा, जल्दी से आगे, जल्दी से आगे। पहले समय पे आने का मकसद वही है जो कि बताया गया, पहले से पढ़ा। आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट याद है? तो ये सफा तो आपको पता है? पोस्ट वालों को नहीं पता, तो पोस्ट वालों को तो बड़ा जल्दी पता लग जाता है ना, उनको तो तेजी से पढ़ना होता है, तेजी से ऐसा पढ़ेंगे कि पोस्ट वालों को पता लग जाए। खैर मोटा मोटा सुन लें, आर्बिट्रेशन की हल्की सी बात आपको पता है, आर्बिट्रेशन कहते हैं सालिस को। दो पार्टीज आपस में मिल के तय कर लें एक कानून के तहत, याद है एक रिटन कानून हो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, उसके तहत दो पार्टीज मिलके तय करें कि हम अदालत की तरफ नहीं जा रहे, हम अदालत के मुतबादिल के तौर पे फलाना शख्स को, फलाना इदारे को अपना बना लेंगे सालिस। कभी कभी क्या होता है आप एक से ज्यादा लोगों को सालिस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ये तीन है हमारे दरमियान सालिस, ये तीन जो फैसला करेंगे वो हो जाएगा। अब उनमें से दो अगर कहें कि ये चीज ऐसे है और एक कहे वैसे है, तो डिसएग्रीमेंट के केस में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जो दो ने कह दिया वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर हुए दो या चार या छह,
तो फिर आर्बिट्रेटर्स अंपायर बताएंगे। वो बताएंगे हमारा अंपायर कौन होगा। अंपायर नहीं, जैसे अगर डिसएग्रीमेंट हो तो फिर थर्ड अंपायर को रेफर किया जाता है। तो एक थर्ड पर्सन जो जिसको आर्बिट्रेटर्स ने चूज किया होगा, जो आर्बिट्रेटर्स का आर्बिट्रेटर होगा, वो अंपायर है। बस एक नई बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है, आर्बिट्रेशन का मतलब वही है जब दो पार्टीज का आपस में झगड़ा हो, प्रेजेंट झगड़ा हो या पास्ट झगड़ा हो, वो उसको सालिसी के थ्रू हल करवाना चाहें तो वो आर्बिट्रेटर के पास आ सकते हैं। आर्बिट्रेटर उनके फैसले, उनके मुकदमे का जो फैसला सुनाएगा वो उनके लिए वैसे ही काबिल कबूल होगा जैसे अदालत का। और अगर वो फैसले को कबूल नहीं करेंगे तो आर्बिट्रेशन का फैसला अदालत में ले जाके अदालत से भी इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है कि देखिए हमने आर्बिट्रेशन एक्ट को फॉलो करते हुए सालसी की तरफ गए थे और इस बंदे ने हमारी ये बात नहीं मानी। तो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी देखते हैं इस सेशन में, और फिर उसके बाद हम आर्बिट्रेशन की डिटेल में जाएंगे। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड through which parties resolve their dispute outside court by avoiding technicalities of procedural law। वो जो लॉ की घुमनगेरियां हैं, अदालत में जाओ, पहले केस पुट करो, फिर ऐसे करो, फिर ये होगा, फिर उनकी तरफ से समन आएगा, फिर बुलावा होगा, फिर जाओ, गवाहियां होगी, बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस की झंबेले से बचना चाहते हैं और आप किसी अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन इज अ मेथड। ये जुमला आसान है। It is one of the modes of alternate dispute resolution। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के अल्टरनेट कई तरीकों में से एक तरीका है आर्बिट्रेशन। There are limited rights of review and appeal of arbitration award। अवार्ड का मतलब है जो फैसला होगा, आर्बिट्रेशन का जो फैसला होगा उसके अगेंस्ट बड़ा कम ही अपील वगैरह की गुंजाइश है। अदालत में तो होता है ना, छोटी अदालत ने कह दिया बड़ी अदालत में चले जाओ, उसने कह दिया हाई कोर्ट में चले जाओ, उसने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। उधर तो एक पूरा लंबा चौड़ा अपील का सिस्टम होता है, आर्बिट्रेशन में उतने लंबे चौड़े अपील के सिस्टम वगैरह नहीं होते। Although Arbitration Act 1940 is a very old law, it still serves as a clear and well settled piece of law with consistent chain of judicial precedents backing the interpretational aspects, particularly in trade and commercial matters। आधी बात समझ आई और आधे अजीब अजीब से अल्फाज थे। आर्बिट्रेशन 1940 एक बड़ा पुराना लॉ है। ये कहने के बाद उन्होंने सोचा कि आप अगला सवाल ये पूछेंगे फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, खुदा का खौफ करो। तो नहीं कहा लेकिन बहरहाल इट स्टिल सर्व्स, ये अभी भी सर्व कर रहा है एज अ क्लियर एंड वेल सेटल्ड पीस ऑफ लॉ। ये क्लियर और अच्छा बना हुआ लॉ है। जब आप 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ सकते हैं तो 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट को पुराना लॉ कह के आप इसको वो ना करें, इसके तकद्दुस को पामाल ना करें। हाँ, दिस कंसिस्ट चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अदालत का कोई पुराना फैसला, कई दफा क्या होता है कि अदालत एक फैसला दे देती है, वो बन जाता है प्रेसिडेंट। अगली दफा किसी जज ने फैसला करना होता है तो वो देखता है इस तरह की सिचुएशन में इससे पीछे अदालत ने क्या फैसला दिया था, तो वो फैसले से उन्हें हिंट मिलते हैं और वो फैसला भी अपने अंदर एक कानूनी दर्जा रखता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन की सपोर्ट में भी एक पूरी चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। जजेस के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन के किए हुए फैसले को सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब इसके बैक पे पूरा चेन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जो बैक कर रही हैं, दैट आर बैकिंग, जो सपोर्ट कर रही हैं किस चीज को, इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट्स। ये जो है ना कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसको क्या कहें। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का कानून है, कोई भी वकील उठ के कह दे ये जुमला अजीब सा है, इस जुमले का तो मैं ये मतलब भी निकाल सकता हूँ वो मतलब भी निकाल सकता हूँ, हम कहेंगे तुम्हारे कहने से क्या होता है। पिछले 80 साल से अदालतें फैसले करती आ रही हैं, इस जुमले को 15 दफा अदालत ने ये मतलब निकाला है, तो जब अदालत ने ये मतलब निकाला है तो इसका मतलब है यही इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है, इंटरप्रिटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्रेशन का लॉ थोड़ा पुराना है, बट इसकी सपोर्ट में 80 साल में होने वाले इतने सारे फैसले, जिन फैसलों में इसकी बहुत सारी चीजों की वजाहत की गई, तो अब हम इसको कमजोर कानून नहीं कह सकते। इसकी सपोर्ट में अच्छे खासे अदालती फैसले मौजूद हैं जो कि इसकी अलग अलग चीजों के ऊपर एक अच्छी इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जुमला खूबसूरत था। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस, आप मुमकिना वाले भी इसमें डाल सकते हैं, वेदर एन आर्बिट्रेटर इज नेम्ड देयरइन और नॉट। आप ये कह सकते हैं कि मेरा तुम्हारे दरमियान जो मसला हुआ हम आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है आप कहें हम फलाना आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे, और यूं भी हो सकता है कि आप कहें हम आर्बिट्रेशन एक्ट को फॉलो करते हुए किसी आर्बिट्रेटर की तरफ जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है जिसमें पार्टीज ने आपस में ये तय किया कि मसला होगा तो हम अदालत की तरफ नहीं जाएंगे, हम कहां जाएंगे, आर्बिट्रेटर की तरफ। रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस का मतलब है रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन।
अगर मैं कहूंगा ना कि हाँ भाई इस मामले में तो रेफरेंस आ गया, रेफरेंस का मतलब है कि उसकी तरफ रेफर कर दिया, ये रेफरेंस निकला रेफर से, रेफर का मतलब है की तरफ ले जाना। तो रेफरेंस अगर कहीं लिखा होगा ना हाँ भाई रेफरेंस में ये मामला था, तो रेफरेंस का मतलब है जब किसी ने इसको आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर किया। मुझे नहीं समझ आ रही कि कानून पूरा नहीं पढ़ाना लेकिन डेफिनेशंस बता रहे हैं, जिन डेफिनेशंस का आगे काम उस तरह से नहीं। अंपायर कौन है जी? अंपायर एक थर्ड पार्टी है अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर टू सेटल डिफरेंसेस बिटवीन आर्बिट्रेटर। अगर आर्बिट्रेटर के दरमियान आपस में इख्तलाफ हो तो उसको सेटल करने के लिए जो बंदा है वो अंपायर है। और ये नॉर्मली कब होगा? जब आर्बिट्रेटर्स होंगे इवन नंबर में, जुफ्त नंबर 2 4 6 8 10, क्योंकि उनके दरमियान अगर मसला होगा तो आधे एक तरफ होंगे आधे एक तरफ होंगे, मेजोरिटी वाला मसला अक्सर खराब हो जाएगा। ऐसे में वो अपनी तरफ से एक अंपायर सेलेक्ट कर सकते हैं। अंपायर का मतलब है सुपर आर्बिट्रेटर, जो कि फिर फाइनल जो फैसला देगा वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? वही जो हम जगह जगह पढ़ते आ रहे हैं, जो एक बंदे का वारिस है। अब वारिस को ऑफिशियली उन्होंने डिफाइन कर दिया, अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ अ डिजीज पर्सन, एक मरे हुए बंदे की प्रॉपर्टी की जो नुमाइंदगी कर रहा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु intermeddles with the state of disease and where a party acts in representative character, the person on whom the state devolves on death of the party so acting। एक बंदा जो असल वारिस है और एक बंदा जिसको अदालत कह देती है देखो इसका कोई कुछ नहीं है, तुमने आके इसकी प्रॉपर्टी को यूं करके ऐसे ऐसे करके इस बंदे को ये पैसे अदा करने हैं और तुम इस वक्त इस पर्पस के लिए इस वक्त तक इस बंदे की इस प्रॉपर्टी के वारिस हो। तो वारिस का मतलब है हकीकी वारिस या अदालत की तरफ से दिया गया वारिस, जो कि कुछ अरसे के लिए वारिस बनेगा। हो सकता है उसके बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े होने तक एक कफील को वारिस बना दिया जाए और बाद में वो कफील उन बच्चों को वो वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। तो इसका मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है असल वारिस या अदालती कोई भी वारिस। तो बस हमने सिर्फ यहां तक पढ़ा। किताब में आप देख लें, किताब दिखाते हैं जरा। एक तो आप लोगों ने शुरू में जो ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन है उसको देख लेना है, पेज 97 पे ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन को देख लेना है, और देन आपने पेज 100 को हाफ पढ़ लेना है, अंपायर तक, प्रोविजन इंप्लाइड से ऊपर ऊपर तक। कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी जो छोटी छोटी सी बातें हैं उनको तेजी से गो थ्रू करेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर इख्तिताम को पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट का मतलब क्या है सर? यानी कि जो इंटरप्रिटेशन की गई है उस लॉ को जो समझा गया, उस लॉ के बारे में जो ओपिनियन कायम की गई है, किसी लफ्ज का मतलब क्या होगा। जी यहाँ